नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है कंप्यूटर का। जो आज कंटेंट लेकर आया हूं वो आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन होने वाला है, जो यूपी ट्रिपल एससी का कंप्यूटर का सिलेबस रहता है। और ये एक तरीके से फाइनल रिवीजन होगा आपका, और यहां से बहुत अच्छा कंटेंट, एक अच्छा रिवीजन लेकर आप जाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज की सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। लोअर पीसीएस पर अभी ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ऐसा कंटेंट है जिसको आप एग्जाम तक 2 से 3 बार तक रिवीजन कर पाएंगे। इतना सुव्यवस्थित कंटेंट आपको दिया गया है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उस कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। तो अभी हम कंप्यूटर और आईटी जो आपका टॉपिक है उसको कवर करेंगे, और शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के इतिहास और परिचय से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों की। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का, और फिफ्थ जनरेशन में एआई एवं यूएलएसआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहां पर प्रयोग देखने को मिला। कंप्यूटर एक शब्द जो है ये लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, टू कैलकुलेट। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था। दुनिया का पहला गणना यंत्र अबेकस था, जिसका आविष्कार प्राचीन चीन में हुआ था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने 1837 में किया था, जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। विश्व की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर लेडी एडा लवलेस कुक माना जाता है। उन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था। इनिएक, कई बार परीक्षाओं में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो 1946 में बना था, और यहीं से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। इडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर में जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी। तो जो इडवैक कंप्यूटर था उसमें जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी थी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। कंप्यूटर वास्तुकला का जनक किसको कहा जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। भारत में निर्मित होने वाला पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECIL ने बनाया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, जिसे सीडैक पुणे द्वारा 1991 में विकसित किया था। सुपर कंप्यूटर के जनक सीमोर क्रे को माना जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय भाटकर को माना जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य पुर्जे के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा मशीन भाषा थी, जो 0-1 थी। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शाक्ले, जॉन वार्डिन और वाल्टर व्रेटन ने 1947 में किया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। तृतीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ। आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है, और इसका आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस ने किया था। तृतीय पीढ़ी में ही टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और VLSI की तकनीकी का प्रयोग शुरू हुआ। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, जिसे 1971 में बनाया गया था। पर्सनल कंप्यूटर का विकास चतुर्थ पीढ़ी में ही हुआ, जिसे IBM PC, एप्पल मैकिंटॉश, तो जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे जो पर्सनल कंप्यूटर बने, और ये IBM PC और एप्पल मैकिंटॉश इसके उदाहरण है। पंचम पीढ़ी, जिसे हम फिफ्थ जनरेशन कहते हैं, जो अभी वर्तमान में है, यहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग देखने को मिला, और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है एक ही चिप पर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर फिट करे जा सकते हैं। तो ये अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मिप्स में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में मापा जाता है।
एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं, ताप, दाब, वोल्टेज के मापने का कार्य करते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, थर्मामीटर। तो ये क्या किसके उदाहरण है? ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। डिजिटल कंप्यूटर डेटा को अंकों 0 और 1 यानी बाइनरी में प्रोसेस करते हैं, जैसे पीसी है, हमारे लैपटॉप है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होते हैं, जैसे ईसीजी मशीन, पेट्रोल पंप की मशीन। ये कौन से कंप्यूटर हैं? ये हाइब्रिड कंप्यूटर है, यानी कि इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों गुण हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में सबसे छोटे होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप इसके उदाहरण हैं। बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और सर्वर के रूप में छोटे व्यवसायों में उपयोग होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े संगठनों, रेलवे रिजर्वेशन और बैंकिंग में विशाल डेटा को हैंडल करने के लिए प्रयोग होते हैं। जून 2026 में जारी नवीनतम टॉप 500 सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चीन का लाइनसाइन है, और इस सुपर कंप्यूटर ने अमेरिका के एल कैपिटन को पछाड़कर दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। अगर ऑप्शन में लाइनसाइन ना हो तो आप एल कैपिटन को चुनेंगे, अगर एल कैपिटन ना हो तो आप फ्रंटियर को चुनिएगा। तो ये तीन है आपके टॉप के। परम प्रवेग, परम गंगा ऐरावत भारत के प्रमुख और नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। ऐरावत भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर है, जिसे सीडैक पुणे में स्थापित किया गया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत इनपुट, इनपुट को प्रोसेस करना और प्रोसेस का आउटपुट देना। तो यह इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल है जिस पर कंप्यूटर काम करता है। कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को डेटा कहा जाता है, जबकि प्रोसेस किए गए अर्थपूर्ण डेटा को सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन कहा जाता है। गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कंप्यूटर विज्ञान में यह दर्शाता है कि यदि इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी गलत होगा। यह अभी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए तथ्यों की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, कंपाइलर्स कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस वर्ड है, टैली है। फिर आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें एंटीवायरस होता है, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन जो सॉफ्टवेयर आता है वो होता है। कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, जिससे सभी उपकरण जुड़े होते हैं, इसे पीसीबी भी कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं, एक तो एलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर्स या मेमोरी यूनिट। एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सभी गणितीय क्रियाएं, जोड़, घटाव और तार्किक एंड और नॉट गणनाएं करता है। सीयू क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है, इसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं? सीपीयू के अंदर स्थित सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। फिर बात करते हैं कैश मेमोरी की, तो ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर का कार्य करती है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग की गति बढ़ती है। मेमोरी पदानुक्रम में गति का क्रम, रजिस्टर्स सबसे तेज, फिर उससे स्लो कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर रोम, और फिर आपका हार्ड डिस्क आता है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एक अस्थाई मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है। बिजली जाने पर इसमें सेव डेटा चला जाता है, इसका डेटा स्वतः नष्ट हो जाता है। रैम 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है स्टैटिक रैम और दूसरी होती है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम जो होती है उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने, बूटिंग वाले निर्देश होते हैं। रोम के प्रकार की अगर बात करें तो पी रोम प्रोग्रामेबल होती है, ईपी रोम इरेजेबल बाय यूवी रेस, और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की ईईपी रोम है, जिसका उपयोग पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी में होता है। एसएसडी क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत तेज होती है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी जिसको कहते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक प्लेटर्स का उपयोग करती है। किसका करती है? मैग्नेटिक प्लेटर्स का।
ऑप्टिकल डिस्क डेटा पढ़ने लिखने के लिए लेजर तकनीकी का उपयोग करती है, जैसे सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क की सामान्य भंडारण क्षमता 700 MB होती है, जबकि डीवीडी की 4.7 GB होती है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट यानी कि बाइनरी डिजिट 0 या 1 होती है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट बाइनरी डिजिट 0 या 1 होती है। 4 बिट्स के समूह को निबल कहा जाता है और एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है। 8 बिट्स के समूह को बाइट कहा जाता है और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 MB और 1 टेराबाइट में 1024 GB, 1 पेटाबाइट में 1024 TB। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। उदाहरण के लिए विंडोज है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, ये सब क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बात करें अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो विशेष कार्यों के लिए ये बनाए जाते हैं, जैसे MS वर्ड है, ये आपका टेक्स्ट के लिए आता है। टैली है, व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप आप मैसेजिंग के लिए प्रयोग करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के रखरखाव, सुरक्षा और अनुकूलन के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। फर्मवेयर की बात करें तो यह सॉफ्टवेयर है जो निर्माण के समय ही हार्डवेयर जैसे रोम में स्थायी रूप से डाल दिया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मालिकाना अधिकार वाले होते हैं जिन्हें उपयोग करने के लिए खरीदना पड़ता है। उदाहरण के लिए विंडोज है, MS ऑफिस है, इसको हम पैसे देकर खरीदते हैं। यह अलग बात है, ये मार्केट में डुप्लीकेट मिल जाते हैं, क्रैक्ड वर्जन इनके मिल जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक तरीका है, लीगल तरीका है, इनको खरीदकर ही उपयोग करना चाहिए। शेयरवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो ट्रायल के रूप में कुछ समय के लिए मुफ्त में मिलते हैं। फ्रीवेयर पूरी तरह से मुफ्त में होते हैं लेकिन उनका सोर्स कोड नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एडोब रीडर। बात करें अगर कंपाइलर की, तो उच्च स्तरीय भाषा के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है। इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन दर लाइन मशीन भाषा में अनुवादित करता है। असेंबलर की बात करें तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। पोर्ट्स क्या करते हैं? पोर्ट्स के माध्यम से जो बाहरी डिवाइस होती हैं, जैसे माउस है, प्रिंटर है, को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। तो आपके सिस्टम में पोर्ट्स होते हैं, USB पोर्ट्स जिनको कहते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, उनके द्वारा हम माउस को जोड़ लेते हैं, प्रिंटर को जोड़ लेते हैं या स्पीकर को जोड़ लेते हैं। जो भी चीजें हमें जोड़नी होती हैं वो हम अपने सिस्टम से जोड़ पाते हैं पोर्ट्स के माध्यम से। USB यूनिवर्सल सीरियल बस सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पोर्ट है, इसे अजय भट्ट ने विकसित किया था। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों को आवश्यक DC पावर सप्लाई करता है। UPS क्या है? यूनिटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल, ठीक है, सॉरी, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई बिजली जाने पर कंप्यूटर को अचानक बंद होने से बचाता है। सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटि को बग कहते हैं और इसे ठीक करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। मुफ्त में इंटरनेट से डाउनलोड किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को का बग सुधार पैच कहलाता है। तो क्या होता है? मुफ्त में इंटरनेट से डाउनलोड किया जाने वाला सॉफ्टवेयर का बग सुधार पैच कहलाता है। अब हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, MICR है, और आउटपुट में मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, प्लॉटर होता है। तो ये सब क्या है? ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस की अगर बात करें तो वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या डेटा दिया जाता है। कीबोर्ड सबसे सामान्य टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। मानक QWERTY कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती हैं। कीबोर्ड पर F1 से F12 तक 12 फंक्शन कीज होती हैं जिनके कार्य अलग अलग सॉफ्टवेयर में बदलते रहते हैं। मॉडिफायर कीज जो कीज होती हैं, संशोधक कुंजियां जो होती हैं, जो बटन्स होती हैं, उनको कीज कहते हैं या कुंजियां कहते हैं हिंदी में। तो जो मॉडिफायर कीज होती हैं उनमें शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट आता है। इनका उपयोग अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है। टॉगल कीज, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, जो एक बार दबाने पर ऑन और दूसरी बार दबाने पर ऑफ होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? टॉगल कीज कहते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इसका आविष्कार डगलस एंगलबार्ट ने किया था। परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो नाम याद रखिएगा।
ट्रैक बॉल माउस के समान ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें कर्सर घुमाने के लिए गेंद ऊपर होती है तो बॉल लगी होती है उसमें। जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर गेम्स खेलने और फ्लाइट सिमुलेटर में होता है। लाइट पेन एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर चित्र बनाने या लिखने में किया जाता है। स्कैनर हार्ड कॉपी कागज पर मौजूद डेटा को डिजिटल सॉफ्ट कॉपी रूप में बदलता है। बीसीआर क्या है? बारकोड रीडर का उपयोग सुपरमार्केट या दुकानों में उत्पादों पर छपे बारकोड काली सफेद लाइनों को पढ़ने के लिए होता है। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग बहुविकल्पीय परीक्षाओं की ओमार सीट जांचने के लिए किया जाता है। एमआईसीआर क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग बैंकों में चेक और डिमांड ड्राफ्ट की को जल्दी प्रोसेस करने के लिए होता है। एमआईसीआर कोड 9 अंकों का होता है जो आयरन ऑक्साइड युक्त चुंबकीय स्याही से लिखा जाता है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन छपे हुए या हस्तलिखित टेक्स्ट को स्कैन करके डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है जिसे एडिट किया जा सकता है। माइक्रोफोन माइक ध्वनि को एनालॉग से डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इनपुट करता है। वेबकैम वीडियो कॉलिंग या लाइव इमेज कैप्चर करने के लिए प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक सेंसर उंगलियों के निशान चेहरे या रेटिना को स्कैन करके सुरक्षा पहचान सुनिश्चित करता है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं। आउटपुट डिवाइस दो प्रकार के परिणाम देते हैं, एक तो सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन ऑडियो और दूसरा हार्ड कॉपी कागज पर। मॉनिटर सबसे प्रमुख सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसे बीडीटी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती है जिन्हें पिक्सल कहते हैं। रिजोल्यूशन पिक्सल्स की कुल संख्या चौड़ाई गुणे ऊंचाई को दर्शाता है। अधिक रिजोल्यूशन मतलब अधिक स्पष्ट चित्र। मॉनिटर का आकार उसके विकर्ण रूप में मापा जाता है जैसे 15 इंच और 21 इंच। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड आधुनिक मॉनिटर की तकनीकें हैं। एलईडी अधिक ऊर्जा कुशल और स्पष्ट है। प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को कागज पर छापता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर आवाज करने वाले और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर शांत। प्लॉटर बड़े आकार के उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग कैड नक्शे और बैनर प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है। स्पीकर ध्वनि को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रोजेक्टर कंप्यूटर स्क्रीन के दृश्य को किसी बड़ी सतह या पर्दे पर प्रदर्शित करता है। बात करें टच स्क्रीन की तो इनपुट स्पर्श द्वारा निर्देश और आउटपुट डिस्प्ले दिखाना दोनों तरह का कार्य करता है। जो टच स्क्रीन है उसमें इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी काम करती है। अब हम बात करेंगे इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब और आईपी एड्रेस की। इंटरनेट विश्व भर के कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विशाल जाल है जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। इंटरनेट का जनक विंट सर्फ को माना जाता है। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसे 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने बनाया था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। www वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर मौजूद हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों का संग्रह है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इंटरनेट पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल नामक प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डेटा को छोटे पैकेट्स में तोड़ता है और गंतव्य पर उन्हें वापस सही क्रम में जोड़ता है। आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है, प्रत्येक पैकेट को सही पते गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य करता है। आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का एक विशिष्ट संख्यात्मक पता होता है। IPv4 एड्रेस क्या है? 32 बिट का होता है ये, और ये लंबा होता है, 32 बिट लंबा होता है और इसे 4 भागों में बांटा जाता है। तो क्या? 192.168.1.1। IPv6 एड्रेस 128 बिट लंबा होता है जिसे हेक्साडेसिमल प्रारूप में लिखा जाता है और कॉलन द्वारा अलग किया जाता है। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल कंप्यूटर के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का 48 बिट
भौतिक पता होता है। वेबसाइटों के डोमेन नाम जैसे google.com को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य डीएनएस करता है। कौन करता है? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम करता है। यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर किसी वेब पेज, चित्र या संसाधन का सटीक और पूरा पता होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संचार का मुख्य नियम या प्रोटोकॉल है और ये पोर्ट 80 पर काम करता है। ठीक है, जो HTTP है ये पोर्ट 80 पर काम करता है। HTTPS जो है इसमें S का अर्थ सिक्योर होता है, जो डेटा को एनक्रिप्ट SSL और TLS के माध्यम से करता है और ये पोर्ट 443 पर काम करता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग वेब पेज बनाने और उन्हें डिजाइन करने के लिए किया जाता है। बात करें वेब ब्राउजर की तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उदाहरण के लिए गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, जो वेब पेजों को देखने के लिए काम में आते हैं। सर्च इंजन क्या है? एक वेबसाइट है जो यूजर द्वारा दिए गए कीवर्ड के आधार पर इंटरनेट पर जानकारी खोजती है। तो सर्च इंजन क्या है? एक वेबसाइट है जो यूजर द्वारा दिए गए कीवर्ड के आधार पर इंटरनेट पर जानकारी खोजता है। और सर्च इंजन के उदाहरण है गूगल है, बिंग है, याहू है, डकडकगो है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वह कंपनी है जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए जियो है, एयरटेल है, BSNL है, VI है। मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर टेलीफोन लाइनों से आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। तो पहले जो इंटरनेट चलता था घरों में वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से चलता था। तो टेलीफोन लाइनों से आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने के लिए मॉडेम का उपयोग किया जाता था। राउटर क्या है? नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को गंतव्य तक पहुंचाने का सबसे छोटा और सही रास्ता। तो राउटर क्या करता है? नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को गंतव्य तक पहुंचाने का सबसे छोटा और सही रास्ता दिखाने का कार्य करता है। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे क्षेत्र जैसे एक बिल्डिंग, ऑफिस या कैंपस में कंप्यूटरों को जोड़ता है। ईथरनेट लैन की सबसे लोकप्रिय तकनीकी है। मैन की बात करें, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक पूरे शहर को कवर करता है, जैसे केबल टीवी नेटवर्क होता है और बहुत सारे जो अभी वाईफाई नेटवर्क फैले हैं, ब्रॉडबैंड जैसे सिक्का है, तो एक शहर में काम करते हैं ये। तो शहर के अंदर ये क्या करते हैं? आपको इंटरनेट की सुविधा देते हैं। वैन की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क भौगोलिक रूप से बड़े क्षेत्र, देश या पूरी दुनिया को कवर करता है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। पैन की बात करें तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क व्यक्ति के आसपास लगभग 10 से 100 मीटर काम करता है, जैसे ब्लूटूथ है, वाईफाई डायरेक्ट है। टोपोलॉजी की बात करें तो नेटवर्क में कंप्यूटरों, नोड्स को आपस में जोड़ने के भौतिक ढांचे या लेआउट को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। और ये कई प्रकार की होती हैं, बस, स्टार, रिंग, मेश और ट्री। बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक ही मुख्य केबल से जुड़े होते हैं, तो एक केबल खराब हुई तो पूरा खराब हुआ। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं। अगर केंद्रीय हब खराब हुआ तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। मैश टोपोलॉजी में सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय होती है क्योंकि इसमें हर कंप्यूटर सीधे एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसमें केबल का खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन एक कंप्यूटर के खराब होने पर पूरा नेटवर्क काम करता रहता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करने की तकनीकी है। उदाहरण के लिए गूगल ड्राइव, AWS। बैंडविड्थ क्या है? नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन की डेटा ट्रांसफर करने की अधिकतम क्षमता को क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं, और जिसे हम MBPS और GBPS में मापते हैं। वेब सर्वर क्या है? वह कंप्यूटर है जो 24/7 ऑन रहता है, वेबसाइट की फाइलों को स्टोर करता है और उपयोगकर्ता के अनुरोध पर उन्हें प्रदर्शित करता है। तो जितनी भी हम वेबसाइट यूज करते हैं वो किसी एक वेब सर्वर पर लोड होती हैं, और उस वेब सर्वर को एक कंप्यूटर ही होता है जो वेब सर्वर होता है, और वो 24/7 ऑन रहता है और इंटरनेट से जुड़ा रहता है। हाइपरलिंक की बात करें तो वेब पेज पर मौजूद वह लिंक अक्सर नीले रंग का है जिस पर क्लिक करने से दूसरा पेज या दस्तावेज खुल जाता है। किसी भी वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। बुकमार्क किसी पसंदीदा वेब पेज के URL को ब्राउजर में सहेजने की सुविधा है ताकि उसे भविष्य में बिना खोजे जल्दी खोला जा सके। कुकीज क्या है? छोटी टेक्स्ट फाइल हैं जो वेबसाइट द्वारा यूजर के कंप्यूटर में सेव की जाती हैं ताकि यूजर की प्राथमिकताओं और लॉगिन विवरण को याद रखा जा सके।
वाईफाई क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। रेडियो तरंगों का उपयोग करके उपकरणों को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ता है। लाईफाई क्या है? लाइट फिडेलिटी है। डेटा ट्रांसफर के लिए रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश का उपयोग होता है, जो वाईफाई से बहुत तेज और सुरक्षित होता है। इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट किसी संस्था का अपना निजी इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो बाहरी लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, खुफिया एजेंसी होती हैं, वो अपना खुद का इंटरनेट बनाती हैं और उसको यूज करती हैं, जिसे इंट्रानेट कहते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है आईटी गैजेट्स, ईमेल और मोबाइल संचालन का। आपके सिलेबस का ये हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें अंत तक बने रहिएगा। आईटी गैजेट्स वे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो तकनीकी का उपयोग करके हमारे दैनिक कार्यों को आसान और स्मार्ट बनाते हैं। उदाहरण के लिए स्मार्ट वॉच, टैबलेट, ड्रोन, स्मार्ट स्पीकर। स्मार्ट वॉच स्वास्थ्य निगरानी, हार्ट रेट, SpO2 स्टेप्स और स्मार्टफोन की सूचनाएं देखने के काम आती है। स्मार्ट स्पीकर क्या होते हैं? जैसे अमेजन का इको और एलेक्सा है, गूगल होम है। ध्वनि पहचानने यानी कि वॉइस रिकॉग्निशन और एआई पर आधारित गैजेट्स हैं जो बोलकर दिए गए निर्देश मानते हैं। टैबलेट की बात करें तो स्मार्टफोन से बड़ा और लैपटॉप से छोटा टच स्क्रीन डिवाइस है, जो ई रीडिंग, प्रेजेंटेशन और मीडिया खपत के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ईमेल क्या है? इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल पत्र, संदेश और फाइल भेजने और प्राप्त करने की तीव्र प्रणाली है। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन ने किया था। उन्होंने ही @ चिन्ह का उपयोग किया था। भारत में मुफ्त वेब मेल सेवा हॉटमेल की शुरुआत 1996 में भारतीय मूल के सबीर भाटिया ने की थी। किसी भी ईमेल एड्रेस के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो यूजर नेम होता है और दूसरा डोमेन नेम होता है। तो यूजर नेम @gmail.com इस प्रकार से ईमेल एड्रेस होता है। ईमेल एड्रेस में स्पेस का उपयोग कभी नहीं किया जा सकता है और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी कि आप चाहें तो कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने, सेंड या पुश के लिए किया जाता है। पोर्ट 25 का प्रयोग करता है। तो SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और इसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए होता है। बात करें POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का उपयोग ईमेल भेजने के लिए होता है, ईमेल प्राप्त करने के लिए होता है। और POP3 में क्या होता है? जब आप ईमेल डाउनलोड कर लेते हैं तो क्या होता है, वो सर्वर से डिलीट हो जाता है। लेकिन IMAP इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, तो इसमें क्या करते हैं, आप मैसेज को एक्सेस करते हैं, डाउनलोड नहीं करते हैं। तो क्या होता है, आप किसी भी डिवाइस पर सिंक कर सकते हैं उस मैसेज को। तो मल्टीपल डिवाइस पर यूज करने के लिए IMAP यूज होता है, का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए होता है। ईमेल में CC यानी कार्बन कॉपी का उपयोग एक ही मेल को कई लोगों को भेजने के लिए होता है, जिसमें सभी को पता चलता है कि मेल किसे किसे भेजा गया है। BCC क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग भी कई लोगों को मेल भेजने के लिए होता है, लेकिन इसमें प्राप्तकर्ताओं को अन्य प्राप्तकर्ताओं के ईमेल पते नहीं दिखते हैं, गोपनीयता के लिए। ईमेल के साथ कोई फाइल, फोटो, PDF डॉक्यूमेंट भेजने के लिए अटैचमेंट पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग किया जाता है। जीमेल में एक ही मेल में अटैचमेंट की अधिकतम साइज सीमा 25 MB होती है। इससे बड़ी फाइल को गूगल ड्राइव लिंक के रूप में भेजा जाता है। अनचाहे विज्ञापन वाले या बल्क ईमेल्स को स्पैम या जंक मेल कहा जाता है। हटाए गए डिलीटेड ईमेल ट्रैश फोल्डर में जाते हैं और 30 दिनों के बाद वहां से स्थायी रूप से डिलीट हो जाते हैं। अधूरे छोड़े गए ईमेल ड्राफ्ट फोल्डर में स्वतः सेव हो जाते हैं, जिन्हें बाद में भेजा जा सकता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल OS, तो एंड्रॉयड है जो गूगल द्वारा आया है, iOS एप्पल द्वारा बनाया गया है और हार्मोनी OS हुवाई द्वारा तैयार किया गया प्रमुख मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली एंड्रॉयड को बनाया किसी और ने था, लेकिन उसे अधिकृत कर लिया है गूगल ने। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल पर आधारित है। स्मार्टफोन में GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग नेविगेशन और लोकेशन ट्रैक करने के लिए होता है। यह अमेरिका की उपग्रह प्रणाली पर कार्य करता है। भारत का अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसे इसरो ने विकसित किया है और ये अभी काम नहीं कर रहा है, ये आउट ऑफ सर्विस है, क्योंकि कुछ सैटेलाइट जो भेजने थे वो पहुंच नहीं पाए हैं और कुछ सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया है। प्रिंटर का संचालन, प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए USB केबल या वाईफाई का उपयोग होता है और इसके लिए प्रिंटर ड्राइवर नामक सॉफ्टवेयर
इंस्टॉल करना आवश्यक होता है। प्रिंटर की छपाई की गुणवत्ता डीपीआई डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। डीपीआई जितना अधिक होगा प्रिंट उतना ही स्पष्ट होगा। प्रिंटर की गति पीपीएम पेजेस पर मिनट में मापी जाती है। लेजर प्रिंटर के लिए और करेक्टर प्रिंटर की सीपीएस करेक्टर्स पर सेकंड में। लेजर प्रिंटर जो है सबसे तेज और उच्च गुणवत्ता वाला नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, जिसमें टोनर, सूखी स्याही पाउडर और लेजर बीम का उपयोग होता है। इंकजेट प्रिंटर में तरल स्याही के लिए कॉर्टिस का उपयोग होता है और यह रंगीन फोटो छपाई के लिए बहुत अच्छा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है जो रिबन पर पिन मारकर छपाई करता है, आवाज करता है और जैसे रेलवे, बैंक, पासबुक प्रिंटर होते हैं। थर्मल प्रिंटर गर्मी का उपयोग करके विशेष रसायन युक्त कागज पर प्रिंट करता है, जैसे एटीएम की रसीद, बस टिकट मशीन। ये क्या किससे प्रिंट होते हैं? ये थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होते हैं। इसमें कोई स्याही प्रयोग में नहीं लाई जाती है। टैबलेट संचालन, टैबलेट में ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड होता है और इसे स्क्रीन को छूकर या स्टाइलस पेन से संचालित किया जा सकता है। मोबाइल डिवाइस में स्क्रीन मिररिंग, स्क्रीन कास्ट या कास्ट फीचर का उपयोग मोबाइल की स्क्रीन को स्मार्ट टीवी पर वायरलेस तरीके से दिखाने के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है वर्ड प्रोसेसिंग एवं एक्सेल। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक अत्यंत लोकप्रिय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसके प्रमुख घटक में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एसएस है। वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग दस्तावेज, पत्र, रिज्यूमे, किताबें और रिपोर्ट बनाने, एडिट करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन .docx होता है 2007 के बाद के वर्जन से, और 2003 तक ये .doc था। एमएस वर्ड में नई फाइल का डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है और एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो कैलवरी होता है और डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होता है। फॉन्ट साइज में के ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यूनतम आकार 8 और अधिकतम 72 होता है, लेकिन मैनुअल रूप से टाइप करके इसे 1 से 1638 तक सेट किया जा सकता है। एमएस वर्ड में पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या सीधा या लंबवत होता है। दूसरा जो प्रकार है वो लैंडस्केप है, यानी कि क्षैतिज। टेक्स्ट को मार्जिन के अनुसार संरेखित करने के लिए 4 तरीके हैं। एक तो लेफ्ट है, दूसरा राइट है, तीसरा सेंटर है और चौथा जस्टिफाई है, Ctrl+J। दोनों तरफ से एकदम बराबर। ये लाइन जो आप इधर देख रहे हैं केवल इधर से है, तो ये क्या है? ये लेफ्ट की तरफ जस्टिफाई है, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट है इसका। अगर केवल सेंटर में होती, जैसे आपकी ये हेडिंग है, तो ये क्या है? ये क्या है? सेंटर अलाइनमेंट है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका राइट अलाइनमेंट होता है जो केवल राइट की तरफ अलाइन होता है, और जस्टिफाई यानी कि दोनों तरफ से बराबर स्पेस। हीडर पेज के शीर्ष टॉप मार्जिन में और फुटर पेज के निचले मार्जिन में लगाया जाता है, जहां पर पेज नंबर, टाइटल आदि का उपयोग किया जाता है। क्रॉप कैप फीचर का उपयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को बहुत बड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन में आप देखते हैं, करने के लिए होता है। डिफॉल्ट रूप से इसे 3 लाइन तक ड्रॉप किया जा सकता है और अधिकतम 10 लाइन। वाटरमार्क की बात करें तो का उपयोग दस्तावेज के बैकग्राउंड में हल्का टेक्स्ट या चित्र, जैसे कॉन्फिडेंशियल या कोचिंग का लोगो डालने के लिए किया जाता है। जैसे जो हम आपको पीडीएफ देते हैं, वहां पर आपको दिखाई देता होगा कि क्विक रिवीजन क्लासेस का एक लोगो, उसे हम क्या कहेंगे? वाटरमार्क कहेंगे। मेल मर्ज क्या है? एक बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण फीचर है जिससे एक ही पत्र या निमंत्रण को अलग अलग नाम और पते के साथ कई लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है। बात करें अगर सुपर स्क्रिप्ट की, तो टेक्स्ट को सामान्य लाइन से ऊपर छोटा लिखता है, जैसे एक्स स्क्वायर। तो इसकी जो शॉर्टकट कीज होती है वो होती है Ctrl+Shift++, ठीक है। तो एक बार आप कंट्रोल दबाएंगे, प्लस शिफ्ट दबाएंगे और फिर आपको प्लस वाली बटन दबानी होगी, तो आपका क्या हो जाएगा? वो आपकी सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट की बात करें तो टेक्स्ट को सामान्य लाइन से नीचे छोटा लिखना होता है, तो नीचे की तरफ लिखना हो तो क्या होता है? यहां पर सबस्क्रिप्ट का प्रयोग होता है और इसकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+=, ठीक है। इक्वल टू और प्लस समानता आपको एक ही की पर मिलेंगे और यहां पर आपको क्या होगा? ये प्रयोग में लाया जाएगा। स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट के बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है। एमएस वर्ड में जूम का न्यूनतम प्रतिशत 10 होता है और अधिकतम प्रतिशत 500% तक होता है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग गणितीय, वित्तीय और सांख्यिकीय डेटा को टेबल, रो और कॉलम के रूप में प्रबंधित और विश्लेषित करने के लिए होता है। एमएस एक्सेल की फाइल
का डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है वो .xlsx होता है और इस पूरी फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट नाम बुक 1 होता है और एक वर्कबुक में कई वर्कशीट्स हो सकती हैं। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल 2013 से पहले 3 वर्कशीट्स देता था, जबकि नए वर्जन में केवल एक वर्कशीट डिफॉल्ट रूप से खुलती है। वर्कशीट 36 पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों के ग्रिड से मिलकर बनी होती हैं। एक्सेल में पंक्तियों को नंबरों 1 2 3 और स्तंभों को अक्षरों ABCD इस प्रकार से दर्शाते हैं। एक्सेल 2007 के बाद के जो वर्जन है उनमें कुल पंक्तियों की संख्या 10,48,576 और कुल कालमों की संख्या 16,384 होती है। एक्सेल की अंतिम जो पंक्ति है वो आपकी 10,48,576 होगी और अंतिम कालम जो होगा वो XFD होगा। तो ये बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने का लिए प्रयोग में आ सकता है। पंक्ति और स्तंभ के कटान बिंदु को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल में ही सारा डेटा दर्ज किया जाता है। प्रत्येक सेल का एक विशिष्ट नाम होता है, यानी कि सेल एड्रेस होता है, जो कॉलम अक्षर और रो नंबर से बनता है। जैसे A1 है तो वहां पर जो इंटरसेक्शन होगा तो उसी के अनुसार इसका नाम डिसाइड होगा। वर्तमान में जिस सेल पर कर्सर होता है उसे एक्टिव सेल या सक्रिय सेल कहते हैं। इसकी बाउंड्री गहरी, डार्क या थिक होती है। एक्टिव सेल का पता बाईं ओर स्थित नेम बॉक्स में दिखाई देता है। सेल के अंदर लिखा गया डेटा या फार्मूला दाईं ओर फार्मूला बार में दिखाई देता है। एक्सेल में कोई भी फार्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। उदाहरण के लिए इक्वल टू सम A1 कॉलन A5। यदि एक्सेल में डेटा विशेषकर नंबर की चौड़ाई सेल से अधिक हो तो उसमें हैश चिन्ह दिखाई देते हैं, ताकि आप उस पर क्लिक करें तो आपको वो पूरा दिखाई दे। डेटा को ग्राफिक रूप से बार, पाई, लाइन, चार्ट में प्रदर्शित करने के लिए बेहतरीन सुविधा एक्सेल में होती है, जिससे विश्लेषण आसान हो जाता है। बी लुकअप एक्सेल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण फंक्शन है जो बड़े डेटा टेबल में किसी विशिष्ट जानकारी को लंबवत खोजने का काम करता है। पिवट टेबल क्या है? का उपयोग विशाल डेटा को तुरंत सारांशित, विश्लेषण और रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। मैक्रो क्या है? मैक्रो वर्ड और एक्सेल दोनों में बार बार किए जाने वाले कार्यों को रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रो का उपयोग किया जाता है। मैक्रो BBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग भाषा में रिकॉर्ड होते हैं। एक्सेल में जूम का न्यूनतम प्रतिशत 10% और अधिकतम 400% होता है, जबकि MS वर्ड में यह 500% होता है अधिकतम। एक्सेल में सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रिलेटिव होता है, उदाहरण के लिए A1 और दूसरा होता है एब्सोल्यूट $A $1 और मिक्स्ड होता है $A1 या A$1। सेल एड्रेस में डॉलर चिन्ह लगाकर उसे एब्सोल्यूट स्थिर फिक्स्ड रेफरेंस बनाया जाता है, ताकि फार्मूला कॉपी ड्रैग करने पर सेल एड्रेस बदले नहीं। अब हम बात करेंगे MS वर्ड की कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N है। पहले से सेव डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। अंतिम कार्य को पूर्ववत करने के लिए यानी कि अंडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए यानी कि पूर्ववत कार्य को पुनः लागू करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। Ctrl+C से चयनित टेक्स्ट को कॉपी किया जाता है। Ctrl+X से चयनित टेक्स्ट को कट किया जाता है, यानी कि वहां से हटा लिया। Ctrl+B कट या कॉपी के किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+B का उपयोग होता है। Ctrl+A संपूर्ण डॉक्यूमेंट का चयन करता है। Ctrl+F जो है वो टेक्स्ट खोजने की बात करता है। Ctrl+H टेक्स्ट को खोजना और बदलना, रिप्लेस का काम करता है। यानी कि एक नाम जो है वो गलत कई जगह लिख गया है, अब उसको हर जगह जाके उस नाम को चेंज करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो क्या करते हैं Ctrl+H का प्रयोग करके रिप्लेस कर देते हैं उस नाम को दूसरे नाम से। तो ये चीजें आसान करता है। Ctrl+B टेक्स्ट को बोल्ड करना। Ctrl+I टेक्स्ट को इटैलिक करना। Ctrl+U टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। सेलेक्टेड टेक्स्ट पर ये काम करते हैं। Ctrl+K हाइपरलिंक जोड़ना। Ctrl+ बड़ा ब्रैकेट बंद, फॉन्ट आकार 1 पॉइंट बढ़ाना। Ctrl+ बड़ा ब्रैकेट खुला हुआ, फॉन्ट आकार 1 पॉइंट घटाना। F7 का प्रयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए होता है और Shift+F3 का प्रयोग केस बदलने के लिए होता है, यानी कि चेंज द केस। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है MS एक्सेल महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजियां, शॉर्टकट कीज हैं। तो F2 का प्रयोग होता है चयनित सेल को एडिट करने के लिए। MS एक्सेल की बात हो रही है।
F4 का यहां पर प्रयोग होता है अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए, रिपीट लास्ट एक्शन। F11 का यहां प्रयोग होता है चयनित डेटा से चार्ट बनाने के लिए। Alt प्लस इंटर का प्रयोग होता है एक ही सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए, रैप टेक्स्ट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग होता है संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग होता है संपूर्ण पंक्ति को चयन करने के लिए, इंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस होम से वर्कशीट की शुरुआत सेल A1 पर पहुंचते हैं। कंट्रोल प्लस इंड से डेटा वाले अंतिम सेल पर जाते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगली वर्कशीट पर जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कंट्रोल प्लस पेज अप पिछली वर्कशीट पर जाना। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन वर्तमान तिथि डालने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन वर्तमान समय डालने के लिए। कंट्रोल प्लस 1 फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। और अल्ट प्लस इक्वल टू ऑटो सम करने के लिए। तो ये आपके शॉर्टकट कीज हो गए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के 4 मॉडल हैं। एक तो है G2C, सरकार से नागरिक, ठीक है, जैसे आपका किसान सम्मान निधि है, सरकार से नागरिक को पैसा जा रहा है, ठीक है। दूसरा है G2B, सरकार से व्यापार, तो सरकार क्या करती है, लोन देती है, सुविधाएं देती है, तो क्या है वो G2B है। G2E, सरकार से कर्मचारी, तो सरकार पेंशन देती है, बीमा देती है, बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, तो क्या है वो G2E है। और G2G क्या है, सरकार से सरकार, केंद्र सरकार से राज्य सरकार का संबंध क्या है, ई गवर्नेंस है के तहत द्वारा किया जाए तो G2G में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम OS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके उदाहरण है विंडोज, लिनक्स, मैक OS, यूनिक्स। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एक मृत बॉक्स के समान है, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। कंप्यूटर चालू करने पर OS का हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड होना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड बूटिंग होती है, पावर स्विच से बंद कंप्यूटर को ऑन करना, और दूसरी होती है वार्म बूटिंग, चलते हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट यानी कि रिबूट करना। इसका शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट होती है। डॉस क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर और CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित OS है जिसमें चित्र नहीं होते हैं, कमांड टाइप करनी पड़ती है। विंडोज एक मल्टीटास्किंग और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित OS है। इसमें चित्र, आइकन, मेनू और माउस का प्रयोग होता है और भारत में ज्यादातर लोग विंडोज OS ही प्रयोग करते हैं। लिनक्स 1991 में लिनस टॉरवाल्ड्स द्वारा विकसित एक मुफ्त ओपन सोर्स और अत्यधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त यही किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों, परिवारों, ग्राहकों और समुदायों से जुड़ने का ऑनलाइन मंच है। उदाहरण के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब। फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुगरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की थी। वर्तमान में इसकी मात्र कंपनी का नाम है मेटा। ट्विटर अब एक्स एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसमें 280 कैरेक्टर्स तक के छोटे संदेश भेजे जा सकते हैं। संस्थापक जैक डोर्सी थे, लेकिन वर्तमान में ये एलन मस्क के आधिपत्य में है। लिंक्डइन पेशेवरों, रोजगार खोजने वालों और कॉर्पोरेट व्यवसायों के लिए एक सोशल नेटवर्क है। वर्तमान में यह माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में है। व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसे 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने बनाया था। 2014 में मेटा ने इसे खरीद लिया था। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी कामकाज, नीतियों और नागरिक सेवाओं को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे जनता तक पहुंचाना। ई गवर्नेंस के 4 मुख्य मॉडल हैं, G2C सरकार से नागरिक, G2B सरकार से व्यापार और G2E सरकार से कर्मचारी और G2G सरकार से सरकार। G2C में क्या आता है का उदाहरण ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना या पासपोर्ट के लिए आवेदन करना। ये किस में आएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन में आएगा। उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप भारत सरकार की सभी ई सेवाओं, PF, आधार, गैस बुकिंग का एक ही मंच है उपलब्ध कराता है। डिजी लॉकर भारत सरकार की एक क्लाउड आधारित सेवा है जहां नागरिक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज, मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सुरक्षित रख सकते हैं। 1 GB का मुफ्त स्पेस मिलता है। माई गवर्नमेंट पोर्टल भारत सरकार का एक नागरिक जुड़ाव मंच है जहां लोग सरकारी नीतियों पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। ई प्रमाण भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा है। ई हॉस्पिटल पोर्टल के माध्यम से देश भर के सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन OPD अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल वित्तीय उपकरण, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियां। भविष्य की तकनीकों पर यहां पर बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा प्रोसेसिंग और ब्लॉकचेन एंड वेब 3। डिजिटल वित्तीय उपकरण नगद रहित लेन देन के लिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करते हैं। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत में सभी खुदरा भुगतानों रिटेल पेमेंट्स के लिए मुख्य छाता संस्था है। स्थापना इसकी 2008 में हुई थी। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, एनपीसीआई द्वारा विकसित एक सिस्टम है जो मोबाइल के माध्यम से 24/7 तुरंत रियल टाइम बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर की सुविधा देता है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी सरकार द्वारा समर्थित यूपीआई आधारित पेमेंट ऐप है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर 2016 में यह लॉन्च हुआ। यूपीआई लेन देन के प्रमाणीकरण के लिए 4 या 6 अंकों के यूपीआई पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर की आवश्यकता होती है। नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर के तहत पैसे बैच में भेजे जाते हैं। क्या होता है? बैच में भेजे जाते हैं। तो नेफ्ट क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर है और इसके तहत पैसे जो हैं, रुपए जो हैं, वो बैच में भेजे जाते हैं हर आधे घंटे में। इसकी कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं होती है। आरटीजीएस कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के तहत पैसे तुरंत रियल टाइम ट्रांसफर होते हैं और ये बड़े लेन देन के लिए है। इसमें न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए होती है। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मोबाइल के माध्यम से 24/7 तत्काल मनी ट्रांसफर सुविधा है। अधिकतम सीमा इसकी 5 लाख है। बैंक से ऑनलाइन लेन देन NEFT, आरटीजीएस के लिए IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड अनिवार्य है। यह 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। क्रेडिट डेबिट कार्ड के पीछे 3 अंकों का सुरक्षा कोड CVV, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, बिना इंटरनेट बेसिक फीचर फोन के मोबाइल बैंकिंग, उदाहरण के लिए *99# डायल करके की सुविधा देता है। AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से केवल आधार नंबर और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का उपयोग करके बैंक लेन देन, पैसा निकालना, बैलेंस चेक किया जा सकता है। POS, पॉइंट ऑफ सेल, एक मशीन है जिसका उपयोग दुकानों, पेट्रोल पंपों पर डेबिट क्रेडिट कार्ड स्वाइप टैप करके पेमेंट लेने के लिए होता है। फास्टैग टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन के लिए RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी का उपयोग करता है। साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर, सर्वर और मोबाइल डिवाइस और नेटवर्क डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने के लिए की प्रथा है। मैलवेयर, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या डेटा चुराने के उद्देश्य से बनाया गया हो। उदाहरण के लिए वायरस, वॉर्म और ट्रोजन। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? एक प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर में प्रवेश करता है और खुद की कॉपी बनाता है और फाइलों को नष्ट करता है। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था, जिसे 1971 में बॉब थॉमस ने ARPANET के लिए बनाया था। वॉर्म वायरस के समान है, लेकिन इसे फैलने के लिए किसी होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती है। यह नेटवर्क के माध्यम से अपने आप तेजी से फैलता है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो देखने में असली और उपयोगी जैसे कोई गेम का टूल लगता है, लेकिन असल में वह हैकर को आपके कंप्यूटर का बैकडोर कंट्रोल दे देता है। रैंसमवेयर एक अत्यधिक खतरनाक मैलवेयर है जो कंप्यूटर की सभी फाइलों को एनक्रिप्ट लॉक कर देता है और उन्हें अनलॉक करने के लिए फिरौती, रैंसम, आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी में मांग करता है। उदाहरण के लिए बानाक्राई। फिशिंग साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें हमलावर बैंक या वैध संस्था बनकर ईमेल या SMS के भेजता है ताकि यूजर का पासवर्ड या कार्ड डिटेल्स चुरा सके। तो मेरा जो ईमेल है यूट्यूब पर जो पड़ा है उस पर बहुत सारे ऐसे ईमेल आते हैं कि हम इस कंपनी से हैं, हमको ये प्रमोशन करवाना है। वो तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी प्रमोशन करवाएगी, कितने रुपए में करवाएगी, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं देता हूं। लेकिन ये इसी प्रकार से होता है। स्पूकिंग क्या है? स्पूफिंग में हैकर अपनी पहचान छुपाकर नेटवर्क पर किसी और विश्वसनीय स्रोत के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में यह आती है जो इंटरनेट से आने वाले अनधिकृत ट्रैफिक डेटा को कंप्यूटर में घुसने से रोकती है। गेटकीपर की तरह यह काम करती है। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में वायरस को खोजने, स्कैन, रोकने और हटाने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए क्विक हील है, MCAFE है,
नॉर्टन है। पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए उसे अक्षरों ए कैपिटल और स्मॉल लेटर, नंबरों 1 और 2 और विशेष चिन्हों जैसे आपके स्पेशल कैरेक्टर हैं @ हैश डॉलर का मिश्रण बनाना चाहिए और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA OTP का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से नंबरों का प्रयोग करके और कैरेक्टर का प्रयोग करके उसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर और आपका स्पेशल जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग करके एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए जिसे क्रैक करना थोड़ा कठिन हो और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि OTP भी लागू करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं भविष्य के कौशल और नवाचार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों में इंसानों जैसी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने की तकनीकी है। AI के जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। मशीन लर्निंग AI की वह शाखा है जिसमें मशीनें भारी डेटा के आधार पर खुद सीखती हैं और अपने प्रदर्शन में सुधार करती हैं बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के। डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है जो मानव मस्तिष्क के कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, चैटबॉट्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? दैनिक जीवन की भौतिक वस्तुओं जैसे फ्रिज, AC, कार, बल्ब, स्मार्ट वॉच को सेंसर लगाकर इंटरनेट से जोड़ने की तकनीकी है ताकि वे डेटा का आदान प्रदान कर सकें और उन्हें स्मार्टफोन से दूर से नियंत्रित किया जा सके। बिग डेटा प्रोसेसिंग, जब डेटा इतना विशाल, तीव्र और जटिल हो जाता है जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब का डेटा कि पारंपरिक सॉफ्टवेयर उसे प्रोसेस नहीं कर पाते तो उसे बिग डेटा कहते हैं। उदाहरण के लिए हडूप तकनीकी है। इसकी विशेषताएं 5V होती हैं: वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 प्रमुख मॉडल हैं। एक तो है IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा है PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और तीसरा है SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उदाहरण के लिए जीमेल है, नेटफ्लिक्स है, गूगल डॉक्स है। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत और अत्यधिक सुरक्षित डिजिटल लेजर है जिस पर क्रिप्टो करेंसी काम करती है। इसमें डेटा को ब्लॉक में स्टोर कर चेन बनाई जाती है जिसे हैक करना लगभग असंभव होता है। वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक 3D आभासी वातावरण है जिसे विशेष VR हेडसेट पहनकर बिल्कुल वास्तविक दुनिया की तरह महसूस किया जा सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी AR वास्तविक दुनिया के दृश्यों के ऊपर डिजिटल जानकारी, चित्र, डेटा, ग्राफिक्स को ओवरले करने की तकनीकी है, जैसे स्मार्टफोन कैमरे से पोकेमॉन गो गेम खेलना या फर्नीचर सेट करके देखना। रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीकी आज कृषि, कीटनाशक छिड़काव, फसल निगरानी, रक्षा, आपदा प्रबंधन और ई-कॉमर्स डिलीवरी में भारी क्रांति ला रहे हैं। भारत की IT क्षेत्र में उपलब्धियां। भारत सॉफ्टवेयर सेवाओं, IT सर्विसेज और IT आउटसोर्सिंग BPO में विश्व का अग्रणी देश है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा प्रमुख भारतीय IT कंपनियां हैं जो दुनिया भर में सेवाएं दे रही हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीयों ने खुद का कुछ नहीं बनाया, बस सेवाएं देते रह गए। ठीक है, तो सेवा से बढ़कर कुछ इनोवेट करने की जरूरत है देश में। अब खैर यह सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यह राजनीति का हिस्सा है। तो आगे बढ़ते हैं। आधार UIDAI दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आइरिस आधारित डिजिटल पहचान डेटाबेस है जो भारत की सबसे बड़ी डिजिटल उपलब्धि है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। भारत की विश्व में सबसे सफल और तेजी से बढ़ने वाली डिजिटल पेमेंट प्रणाली है जिसे अब फ्रांस, UAE, सिंगापुर, नेपाल आदि देश भी अपना रहे हैं। यह डिजिटल इंडिया की रीढ़ बन चुका है। कोविन कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क पोर्टल भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का सफलतापूर्वक डेटा प्रबंधन किया। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत भारत देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में सुपर कंप्यूटरों का एक विशाल ग्रिड स्थापित कर रहा है। उदाहरण के लिए परम गंगा IIT रुड़की और परम प्रवेक IIC बंगलुरु में। वाशिनी भारत सरकार का AI आधारित राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में इंटरनेट सामग्री को सुलभ बना रहा है। भारत का अपना स्वदेशी 4G और 5G टेलीकॉम स्टैक विकसित हो चुका है जो C.TCS और BSNL के सहयोग से लागू किया जा रहा है। भारत सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2026-27 तक भारत को 1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI 3 प्रकार का होता है। एक तो नैरो AI होता है जैसे ANI, दूसरा होता है जनरल AI AGI और तीसरा होता है सुपर AI ASI।
वर्तमान में हम केवल नैरो एआई पर पहुंचे हैं। जनरल एआई बहुत खतरनाक है और सुपर एआई तो गजब ही कर देगा। एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया था, जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी एआई की वह शाखा है जो मशीनों को इंसानी भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी समझने और प्रोसेस करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए सिरी, एलेक्सा। चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा विकसित एक जनरेटिव एआई मॉडल है जो एनएलपी पर आधारित है और इंसानों की तरह जवाब दे सकता है। कंप्यूटर विजन एआई का वह क्षेत्र है जो मशीनों को डिजिटल इमेज और वीडियो से जानकारी निकालने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए फेशियल रिकॉग्निशन, मेडिकल स्कैनिंग। अब तो मेडिकल स्कैनिंग इतनी एडवांस हो गई है कि आपका स्कैन करके चेहरा, आपका बीपी बताया जा सकता है। इतना एआई डेवलप हो रहा है कि आपके पूरे शरीर में एक सुई नहीं चुभाई जाएगी, कोई डिवाइस नहीं लगाई जाएगी, केवल आपको स्कैन किया जाएगा और आपके बारे में पूरी जानकारी एआई बता देगी। आने वाला भविष्य हम लोग अगर देख पाएंगे तो बहुत ही उन्नत होगा। मशीन लर्निंग एमएल के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग लेबल के किए गए डेटा के साथ, अनसुपरवाइज लर्निंग बिना लेबल के, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग इनाम और सजा पर आधारित है। डीप लर्निंग कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करती है, जिसमें कई परतें, हिडन लेयर्स होती हैं जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की तरह काम करती हैं। बिग डेटा के 5 वीज होते हैं। वॉल्यूम डेटा की विशाल मात्रा, वेलोसिटी डेटा उत्पन्न होने की तेज गति, वैरायटी डेटा के विभिन्न प्रकार, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, वेरासिटी डेटा की सत्यता या गुणवत्ता, और वैल्यू डेटा से प्राप्त उपयोगी जानकारी क्या व्यावसायिक मूल्य। एआई कितनी एडवांस हो जाएगी मैं अभी आपको बता रहा हूं। जो भविष्य है अगले 10 साल में, जो अभी आप नोएडा, गुजरात, हैदराबाद, दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद में फैक्ट्रीज में जो लेबर देख रहे हैं वो पूरी रिप्लेस हो जाएगी रोबोट से। यकीन मानकर चलिए, सिर्फ रोबोट्स की निगरानी करने के लिए एडवांस लोग रखे जाएंगे, बाकी सब लेबर क्लास आपको वापस गांव में मिलेगी। अभी गांव में खेतों में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, अगले 10 साल में फिर उतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी गांव में, क्योंकि अभी रोबोट्स अंडर ट्रेनिंग है। एआई सीख रहा है कि कैसे सिलाई करनी है, कैसे बुनाई करनी है, कैसे कुछ करना है, वो सब रोबोट सीख रहे हैं और अगले 10 साल के अंदर वो पूरा रिप्लेस कर देंगे। इसलिए आपके पास खुद की स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिग डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए हडूप, अपाचे और स्पार्क, अपाचे स्पार्क जैसे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। डेटा माइनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े डेटा सेट में छिपे हुए पैटर्न, संबंध और उपयोगी जानकारी की खोज की जाती है। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है कंप्यूटर का। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। हमने प्रयास किया है कि जितना भी आपका सिलेबस है उसको पूरा आज की इस क्लास में समाहित किया जाए। देखिए, प्रयास होता है लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा होता है और यूपी ट्रिपल एससी के लिए तो बहुत बड़ा होता है, वो कहीं से भी प्रश्न उठा के दे सकता है। तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है। जितने भी मैंने वन लाइनर कराए हैं, अगर आप कहेंगे तो एक वन लाइनर का सेशन और ले आऊंगा, जो कुछ भी बचा खुचा है वो भी पूरा हो जाएगा। प्रयास किया गया है कि आज की इस क्लास में आपको पूरा कंटेंट दिया जाए। कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में जब जाया करिए तो वहां पर वीडियो हाइप करने का ऑप्शन होता है, तो कृपया वीडियो हाइप जरूर किया करिए। इतनी आपसे रिक्वेस्ट है और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कंटेंट आपको बहुत अच्छा हम लगातार प्रोवाइड करवाते रहेंगे। लोअर पीसेस पर अभी ऑफर चल रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं बहुत कम फीस में। और आखिरी जो 10 से 12 दिन आपके बचा है समय, उसमें आप सब कुछ रिवाइज कर पाएंगे। यकीन मानकर चलिए, सब कुछ रिवाइज कर लेंगे 1 से 2 बार अगर आप हमारे नोट्स के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स, और अंतिम समय में सोच रहे हैं कि कहां से पढ़ें, कहां से रिवाइज करें, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत अच्छी भर्ती है, एक पेपर है, अगर काम सेट हो गया, वही प्रश्न आ गए, तो यकीन मानिए आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है लोअर पीसीएस से। तो जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।